नमस्ते, मेरा नाम असिस्टेंट प्रोफेसर जादव एस डी.के. शिंदे पेड कॉलेज गडिंग्लज एप्लाइड टू शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। जो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा यूनिवर्सिटी छत्रपति संभाजी नगर और यूजीसी मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर के तहत ऑनलाइन आरसी इन इंडियन नॉलेज सिस्टम रिफ्रेशर कोर्स के लिए जो माइक्रो टीचिंग की एक्टिविटी है उसमें मैंने आज लैंग्वेज एजुकेशन इस सब्जेक्ट का चयन किया है। भाषा का अर्थ एवं विशेषता है, जैसे कि भाषा यानी क्या, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के नाते उसे एक दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। विचारों का आदान प्रदान करने का एक साधन भाषा को माना जाता है। जो अपनी भावना है, जो अपने विचार है, एक दूसरे व्यक्ति से या समाज के इधर व्यक्ति से हमें उसका आदान प्रदान करने के लिए भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि आदिम अवस्था में जो भाषा की जो समृद्धि थी या उसका विकास था वो कम मात्रा में था, इसीलिए वहाँ तक भाषा या संप्रेषण का साधन उनके जो प्रतीक या संकेत या हावभाव के तहत वो अपना जो भी संप्रेषण का जो क्रिया है वो रहती थी। लेकिन जब मानव वंश की प्रगति हुई, इस मानव वंश के प्रगति का एक महत्वपूर्ण साधन भाषा को माना जाता है। मानव को जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष करते हुए उन्हें विभिन्न तरह के जो अनुभव है, ये अनुभव हमें भाषा के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। आगे जाकर जो भाषा की परिभाषाएं बताई गई है उसमें बेलिंजर इस साहित्यिक ने जो भाषा की परिभाषा बताई है उसमें वो कहता है, मानव भाषा ध्वनि इकाइयों की यादृच्छिक संरचना से युक्त तथा निश्चित नियमों से गठित परंपरागत प्रतीकों की वह वाचिक और श्रोतग्राह्य व्यवस्था है जिसके द्वारा प्रयोक्ता उसे अपनी अनुभूति का आदान प्रदान करता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपने संभाषण के लिए, संप्रेषण के लिए जो आदान प्रदान का जो साधन है वो साधन भाषा है और उसकी एक विशेष व्यवस्था जो बेलिंजर ने बताई है, जिसमें दो व्यक्ति यानी वाचिक और श्रोता इन तहत ये परिभाषा उन्होंने बताई है। भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि भाषा उच्चारित अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के विशेष लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी कि विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का विशेष स्थान भोलानाथ तिवारी मानते हैं। उसी तरह प्लेटो ने विचार आत्मा की मूल या ध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर ओठों पर प्रव होती है इसे भाषा कहते हैं। भाषा यानी क्या, जो हमारी ध्वनि है वो ध्वनियाँ हमारे मुख्य जो मुख है, मुख के ओठों से जो प्रतिबिंबित होती है उसे ही प्लेटो भाषा की संज्ञा मानते हैं। उसके आगे जाके हमें भाषा की जो विशेषताएं बताई गई है कि भाषा की विशेषताएं कौन सी है, तो उसमें पहली जो बताई है कि भाषा मानवीय विचारों का आदान प्रदान का एक प्रमुख साधन है। उसी तरह से भाषा की सहायता से ही समाज के विशेष लोग अपने विचारों, अनुभूतियों, भावों, आकांक्षाओं का आदान प्रदान करते हैं। भाषा मानव के मुख से उच्चारित होती है। उसी तरह से भाषा में किसी वस्तु या भाव की किसी शब्द से सहज स्वाभाविक भाषा के सभी शब्द प्रतीक माने जाते हैं। भाषा में एक व्यवस्था होती है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि वक्ता और श्रोता इन दोनों के बीच में जो संभाषण चलता है वो संभाषण भाषा के माध्यम से ही हमें सुनाई देता है या उसका श्रवण होता है। भाषा में सृजनशीलता होती है। किसी भी आशय का जब हम प्रकटीकरण करते हैं तो हर व्यक्ति उस आशय का प्रकटीकरण अलग अलग तरह से कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति की भाषा का जो प्रभुत्व है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, इसलिए भाषा को सृजनशील माना गया है। उसी तरह से भाषा अर्जित की जा सकती है। किसी भी भाषा को हम सीख सकते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए भाषा को अर्जित माना गया है। और उसकी अंतिम जो विशेषताएं बता गई है वो भाषा हमेशा परिवर्तित होती है। कोई भी भाषा की जिसकी जो वृद्धि है वो वृद्धि परंपरागत से वही भाषा आज तक चल नहीं रही है,
उसमें बदलाव या उसमें जो वृद्धि है वो हमें दिखाई देती है। जैसे कि साहित्य के में जो वाण है या विकास है साहित्य का, उसमें लेखन है या उसके व्याकरण के जो नियम है उसमें बदलाव हमें या परिवर्तन दिखाई देते हैं। इसलिए भाषा जो परिवर्तित मानी गई है। उसके आगे भाषा के जो दो पक्ष माने गए हैं उसमें पहला पक्ष है प्रयोजनात्मक पक्ष और दूसरा है वो संरचनात्मक पक्ष। प्रयोजनात्मक पक्ष किसे कहा जाता है? तो प्रयोजनात्मक पक्ष में संप्रेषण की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस दृष्टि से भाषा मूलतः एक मानवीय व्यवहार का समर्थ साधन बताई गई है। जैसे कि संप्रेषण या आदान प्रदान या किसी भी तरह का व्यवहार करने के लिए हमें सब भाषा ही बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही जरूरी होती है और इसका स्थान प्रयोजनात्मक पक्ष में हमें दिखाई देता है या इसका जो वर्णन है वो हमें प्रयोजनात्मक पक्ष के माध्यम से उसका अधिक आकलन हो सकता है। उसके आगे जाकर जो संरचनात्मक पक्ष है उस संरचनात्मक पक्ष में क्या कहा है भाषा के बारे में? तो संरचनात्मक पक्ष ये व्याकरण से जुड़ा है। इसका संबंध भाषा की प्रकृति से है। भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, यानी कि किसी भी भाषा का एक व्याकरण रहता है कि भाषा का जो संभाषण है या भाषा का जो हम दैनंदिन व्यवहार में या किसी भी संप्रेषण में उसका जो इस्तेमाल करते हैं या भाषा का जो हम लेखन करते हैं, ये लेखन संभाषण हमें व्याकरण से ही उसको जुड़ा हुआ दिखाई देता है। अगर हमारा व्याकरण शुद्ध हो तो भाषा का संप्रेषण हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसीलिए व्याकरण का जो महत्व है वो व्याकरण का महत्व हमें भाषा के पक्ष में दिखाई देता है। उसके आगे जाकर भाषा का जो प्रकार बताए गए हैं, भाषा के जो प्रकार बताए गए हैं उसमें पहली है वो है मातृभाषा, जो माता के मुख से जो नवजात शिशु उसका आकलन करता है या प्रथम चरण में जो भाषा वो सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। उसी तरह जो दूसरा प्रकार आता है वो है हमारी राष्ट्रभाषा। किसी भी देश की एक राष्ट्रभाषा होती है, जैसे कि भारत की हिंदी एक राष्ट्रभाषा है या हिंदी को हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया दिखाई देता है। जैसे कि भारत एक हमारा खंडप्राय देश है या विविधता से वो संपन्न है, या किसी भी राज्य में अगर हम जाए तो हर राज्य की जो भाषा है वो अलग है, लेकिन राष्ट्रभाषा के तहत हम किसी भी राज्य में संप्रेषण कर सकते हैं या व्यवहार कर सकते हैं, या किसी भी भारत देश के किसी भी प्रदेश में हम अच्छी तरह से जो हमारा जीवन है, निजी जीवन है, वो जी सकते हैं। इसीलिए राष्ट्रभाषा ही बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद तीसरा जो प्रकार पड़ता है वो है राजभाषा। जैसे कि हमारा जो शासन व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, ये शासन व्यवस्था न्याय व्यवस्था का जो प्रशासन है वो प्रशासन चलाने के लिए हमें राजभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, या राजभाषा का जो दर्जा है वो हिंदी को ही प्राप्त हुआ है। और अंतिम जो प्रकार भाषा का माना जाता है वो है अंतरराष्ट्रीय भाषा। जैसे कि आज विश्व ही हम एक उसको विश्व को हम कुटुंब मानते हैं, या इस विश्व में जो अनेक देश है पर हर देश की जो भाषा है वो भिन्न भिन्न है। जैसे कि अमेरिका है, फ्रेंच है, रसिया है, चीन है, इस हर देश की या हर राष्ट्र की जो भाषा है वो भिन्न भिन्न है। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय भाषा हमें किसी भी परराष्ट्रीय व्यवहार के तहत या किसी भी टूरिज्म के तहत हम किसी भी राष्ट्र में अगर पर्यटन के लिए जाते हैं तो हमें राष्ट्रभाषा बहुत ही जरूरी पड़ती है। इसीलिए राष्ट्रभाषा का जो दर्जा है वो अंग्रेजी को दिया गया हमें दिखाई देता है। इसी तरह से आज हमने भाषा का जो मतलब है या भाषा की जो परिभाषा है उसके बारे में जानकारी ली। भाषा के जो विशेषता है, भाषा के जो मुख्यतः रूप से जो दो प्रकार है या भाषा के जो प्रकार है इनके बारे में जानकारी ली है। थैंक यू।